बड़ी खबर आपको बता दें सबसे पहले, अब बीएसपी यूपी में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये बड़ा ऐलान बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने किया है और उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि बीएसपी एआईएमआईएम के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेगी। लेकिन साफ कर दिया गया है मायावती की तरफ से कि कोई गठबंधन इस प्रकार का नहीं होगा। जो भ्रामक खबरें चल रही हैं वो सरासर गलत है। ट्वीट किया है बाकायदा मायावती ने इसको खंडन करने के लिए, खबरों को सिरे से खारिज किया। अपने ट्वीट में लिखा मायावती ने कि बीएसपी सुप्रीमो ने कहा ये भ्रामक और तथ्यहीन खबरें हैं, इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा अगले ट्वीट में यह भी कहा, इस बारे में पार्टी की तरफ से फिर से यह साफ किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। देखिए, कल यह खबर प्रसारित की जा रही है, कल से, कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेंगे। यह खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है, इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और बीएसपी, आगे मायावती ने यह भी लिखा है कि और बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। जोरदार तरीके से, शब्दों पर ध्यान देने वाली बात है, जोरदार मतलब कतई पसंद नहीं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के चीफ खुद उनकी पार्टी की उनके साथ जाएं मायावती या फिर बीएसपी। इस बीच आपको बता दें, चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर आई है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी का अभी तक सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन है। बीएसपी के साथ गठबंधन पर ओवैसी का कहना है कि हर पार्टी को अपना फैसला लेने का हक है। हालांकि ओवैसी ने यह भी कहा, अगर धुआं उठा है तो फिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो देखिए, यहां चटकारे भी ले रहे हैं और साथ ही ये गुंजाइश भी छोड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि आने वाले समय में हो सकता है ये दायरा बढ़े, गठबंधन और पार्टियों के साथ भी हो। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक, हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे। और अगर देखा जाए तो यूपी में हमेशा से मुस्लिम फैक्टर रहा ही है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोट है। बीजेपी को मुस्लिम वोट बंटने पर ज्यादा फायदा होता है, ये हिडन फैक्ट नहीं है, सभी जानते हैं। और फिर भी मायावती का ये फैसला, आखिर इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, कुल मिलाकर के 403 सीटें, 143 पर कब्जा रहता है मुसलमानों के ही जरिए। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी वर्चस्व कायम रखती है, उनके जरिए किसको मिलेगी सीट ये तय होता है। तो करीब 20% मुस्लिम वोट, और फिर भी ये दूरी आखिर क्या कहती है? हम सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन लखनऊ पर कब्जा किसका, ये स्ट्रैटेजी तय करता है जो पार्टियां चुनाव के पहले अपनाती हैं। मेरे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। आखिर ये क्या स्ट्रैटेजी, कैसी तैयारियां, किसके पक्ष में, किसके खिलाफ, इस पर बात करने के लिए बीजेपी से अनिला सिंह जी, साधना भारती जी कांग्रेस से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी सबसे पहले मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे एक और सहयोगी, सीधा उनका पहले रुख कर लेती हूं। अशोक, 2017 में 19 सीटें निकाली बीएसपी ने, इनमें से 5 सीटें ऐसी थीं जो कि अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स ने निकाल कर दी, और फिर भी एआईएमआईएम से दूरी, जो कि एक बड़ा फैक्टर शायद बीएसपी के लिए साबित हो सकता था और सीटें निकालने में मदद मिल सकती थी। तो क्या कारण इस दूरी का कि कतई बर्दाश्त नहीं, ऐसा लगता है मायावती के बयानों से?
देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में जब बीता विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त बीएसपी के खाते में 19 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि लगातार जो राजनीतिक उठापटक है उसके बाद कई सारे विधायकों ने बसपा से बगावत की थी और बाद में खुद बीएसपी चीफ की तरफ से उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया था और यह कहा गया था कि ये लोग बीएसपी के टिकट के आधार पर ही चुनाव जीत कर आए थे, इनका व्यक्तिगत कोई जनाधार नहीं है। तो आप देखिए कि जो विधायकों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में बीएसपी के खाते में काफी कम हुई है। दूसरी बात अगर आप देखिए तो बीते चाहे विधानसभा चुनाव की बात कीजिए या फिर लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, जितने भी गठबंधन हुए उस गठबंधन को कोई साकार रूप उसका देखने को नहीं मिला और शायद यही वजह है कि मायावती ने खुद अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी ठीक 12 बजे यानी कि थोड़ी देर बाद मायावती खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसमें वो तमाम सारी अपनी बातें भी सार्वजनिक करने वाली है, चाहे वो गठबंधन की हो या पार्टी की स्ट्रेटेजी की हो या फिर तमाम सारे जो विधायक जो पार्टी से बगावत करके अलग हुए, बाद में उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर मायावती अभी 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसमें तमाम सारी चीजें सार्वजनिक होंगी। अब इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश में लगातार बन रहे गठबंधन की बात कीजिए तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो लगातार गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कल ही ट्वीट करके कहा कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर यानी कि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है उसके तहत गठबंधन हुआ है और उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसके उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और उनके गठबंधन के तहत ही वो विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। दूसरा एक आप देखिए कि अभी कई और ऐसे भी छोटे दल हैं, चाहे शिवपाल यादव की पार्टी हो या फिर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उन्होंने भी एक छोटा दल बनाया है, उसके तहत भी गठबंधन की बातचीत लगातार चल रही है। तो तमाम सारे ऐसे छोटे सियासी दल हैं जो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन बनाने में लगातार जुटे हुए हैं, लगातार गठबंधन की बातचीत भी चल रही है। उस लिहाज से एक ये कदम छोटे दलों का उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से पिछले विधानसभा चुनाव में जिन दलों के साथ गठबंधन किया गया था उसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल थे, उसमें संजय निषाद जिनकी निषाद पार्टी है वो भी शामिल थे और इसके अलावा जो अनुप्रिया पटेल का गुट है अपना दल का, वो उनके साथ गठबंधन में शामिल थी। लेकिन बीते दिनों कुछ उनके मनमुटाव की खबरें भी सामने आई थी, बाद में उसका खंडन भी किया गया कि कोई मनमुटाव नहीं है और इसी एक्सरसाइज के तहत आपने देखा होगा कि अभी चाहे अमित शाह को खुद उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा हो या फिर जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन, वो लखनऊ में लगातार पार्टी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश भी यही है कि जो सहयोगी दल पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे साथ बने हुए थे उनमें कोई नाराजगी ना रह जाए और वो इस बार भी विधानसभा चुनाव में उनके साथ रहे ताकि बीजेपी दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल कर सके। आपको याद होगा कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि अज्ञातवास काटने के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, लिहाजा इस बार का चुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और सरकार को बचाए रखना भी उनकी एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि पार्टी संगठन के ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। हाँ, लेकिन क्या ये जो आपस में लड़ाई होगी ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? पहले तो मैं सतीश जी आपका रुख करना चाहूंगी, अगर धुआं उठा तो कुछ तो होगा। असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं और मायावती कहती हैं पुरजोर खंडन। ये क्या चल रहा है सर, अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या? नहीं देखिए आशा जी, आपने इसी कार्यक्रम में ये बताया कि अगर ओवैसी जी चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा और अगर आग लगाई है तो धुआं उठने की बात की है। तो अब आपको यह पता होगा कि जिसको फायदा होगा आग तो वही लगा रहे होंगे ना। देखिए उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के जब से चुनाव हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव का अगर आप परिणाम देखेंगे तो 53% ग्राम प्रधान बहुजन समाज पार्टी के जीते हैं, 48% जिला पंचायत सदस्य जीते। और बहुजन समाज पार्टी को कुछ एक ऐसा मीडिया का एक ऐसा तंत्र है कि उसकी ताकत को जानबूझ करके कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। और बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेताओं की अगर आप भाषा देखेंगे तो वो जानबूझ करके बीएसपी को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि अगर उन्होंने गलती से भी अगर ये उनकी बातों से भी अगर ये सिद्ध हो जाए कि उनका मुकाबला बीएसपी के साथ है तो जो बीजेपी है वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। और देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा कि आस्था का मुद्दा जो बीजेपी का बना मुद्दा था, महामारी के टाइम में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वही बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो 2007 से 2012 तक चली, हमने बाकी सब काम करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया और हमारे बनाए हुए 14 मेडिकल कॉलेज, हम किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, आप भी मेडिकल कॉलेज बनाइए। किसी को राम मंदिर बनाना है, किसी को कृष्ण मंदिर बनाना है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि महामारी का इलाज किसी आस्था में नहीं ढूंढा जा सकता,
महामारी का इलाज, आपको मेडिकल सुविधाएं भी होगा, हम ये दावा करते हैं। हम आस्था के वो तो सर आप तब करेंगे ना, विकास की बात है जब आप सत्ता में आएंगे, और सत्ता में तो तब आएंगे जबकि आपकी स्ट्रैटेजी उस तरीके से बनेगी कि आपको सत्ता में ला पाए। लेकिन यहाँ पर अनुराग जी क्या आपस में ही लड़ने की तैयारी है? मतलब बीजेपी चलिए अपनी तैयारी करती रहे, लेकिन हम तो पहले बीएसपी से निपट लें, ऐसा ही लगता है बीएसपी के इस निर्णय से कम आपके लिए? देखिए, आपको पहले ही बता दें कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी किसी के साथ मिलकर लड़ सकता है, यही तो लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के लिए, समाज के विकास के लिए बराबर हम बोलते आ रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, महिलाओं समस्या पे, और जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार बढ़ा है उसको, वही हमारे मुद्दे हैं और उसी मुद्दों पे हमेशा समाजवादी काम करती रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादियों का काम बोलता है। हमने जो काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर में 2012 से 17 के बीच में, आज तक भारतीय जनता पार्टी या तो उसका फीता काट रही है, उसका नाम बदल रही है। अपना कोई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाई, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछूंगा 10 काम गिना दें तो वो बात दूसरे जुमले के हिसाब से गिना देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं बता पाएंगे, 5 हॉस्पिटल का तो छोड़ो, 5 यूनिवर्सिटी बता रहे थे हम बनाएंगे जब आएंगे, कि हमने, इन्होंने क्या बोला था सर? वो तो जनता तय कर देगी यूनिवर्सिटी। अनुराग जी, वो तो जनता तय कर देगी इन्होंने कितना काम किया, बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्यों सर जरूरत पड़ती है बीएसपी से टूटे अल्पसंख्यक विधायकों को आप अपने साथ शामिल करवा लेते हैं, यानी इस अल्पसंख्यक वोट बैंक की मजबूती को तो आप समझ रहे हैं, तो फिर आगे अभी ओवैसी कह रहे हैं कि दरवाजे बंद नहीं है, आगे भी कुछ हो सकता है, तो एसपी क्या उनको अपने में शामिल करवाने की कोशिशें होंगी क्या? जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा को और जो समाज के विकास की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, वो समाजवादी में होगा। और जो जाति धर्म की नफरत की बात करेगा वो बीजेपी में होगा। इसमें छुपा हुआ क्या है? सबको पता है बीजेपी का तो एक ही धंधा है ना, कैसे नफरत फैलाओ, कैसे यहाँ पे झूठ बोलो, कैसे जुमलेबाजी करो। उत्तर प्रदेश को 4.5 साल हो गए, उत्तर प्रदेश को कितना पीछे ले गए? 4.5 साल में ये 400 साल पीछे ले गए उत्तर प्रदेश को अंदर में। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? महिलाएं सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो हालत उत्तर प्रदेश की है। क्या अब कभी आपने देखा है? नहीं, कभी आपने देखा? मैं इस फैसले पर जरा फोकस रखना चाहती हूँ, ठीक है अनुराग जी, मैं इस फैसले पर फोकस रखना चाहती हूँ क्योंकि जनता की तो बात हो रही है ना, ठीक है, जनता की तो बात कर रहा हूँ मैं। जनता को क्या चाहिए? जनता को मैं इस फैसले पर फोकस रखना चाहती हूँ अनुराग जी, वो तो जनता डिसाइड कर देगी किसने कितना काम किया 2022 में। हम इस पर दिया था पंचायती चुनाव में 100 सीट पर एमआईएम अपने कैंडिडेट उतारेगी। सर अनिला सिंह जी, मैं आपको भी अब लाना चाहती हूँ डिबेट में। 100 सीट्स पर एमआईएम अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, लेकिन अलग लड़ेंगे। मान लीजिए एमआईएम, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये तो खुद अपना अपना दावा अलग अलग ठोकते हैं, तो फिर ये पूरी लड़ाई, ये त्रिपक्षीय लड़ाई आपस में लड़ेंगे और बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा क्या कि इस प्रकार का घमासान दिखे यूपी में? एक अनार 100 बीमार, ये हालत करती है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने। आप लगातार देखिए किस प्रकार की बौखलाहट आपको दिखाई देगी, चाहे वो बीएसपी के प्रवक्ता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता भी अपनी बौखलाहट यहाँ पर दिखाएंगे। पिछले चुनाव में मायावती जी ने 100 सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे और मंच पर खड़े होकर इन्होंने सीधा सीधा गणित समझाया था, इतने मुस्लिम वोट, इतने दलित वोट मिल जाए तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया था। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी को भी बिल्कुल नकार दिया था। हमें मालूम है कि 22% वोट परसेंटेज लेके समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी हुई थी। तो सीधी सी बात है कि जब आप मुसलमानों के लिए कुछ काम करेंगे नहीं, मैं आपको आशा जी आप बताऊं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बहुत ज्यादा एडवोकेसी करते हैं वोट पाने के लिए मुसलमानों से, इनसे पूछिए जब जब ये सत्ता में रहे हैं कितने बैंक अकाउंट मुसलमानों के रहे हैं, कितना काम किया। ये तो प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने जनधन योजना के तहत जो है ये कहा कि सबका जीरो बैलेंस से आप काम गिनाइए ना, 4.5 साल का आपकी सरकार है, क्या बात है, क्या परेशानी है? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? नहीं, काम गिनाइए। 4 साल में क्या किया वो जनता को बताइए। रुक जाइए अनुराग जी, रुक जाइए, बोलिए। कौन सा तरीका होता है? मुझे मालूम है आपको सच्चाई, मुसलमानों की हालत बद से बदतर करने वाले राजनीतिक दल यहाँ पे जाति धर्म की बात करनी आगे किसी ने यहाँ पे मुसलमान। ठीक है अनुराग जी, बात पूरी करने दीजिए। देखिए किसने कितना काम किया, मैं बार बार कह रही हूँ, ये जनता बता देगी इस चुनाव में, उसकी चिंता हमें आपको करने की जरूरत नहीं है, जनता बहुत समझदार है। मैं तो ये कह रही हूँ गाँव जाने लग गए, क्या मुसलमानों पर जो लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो फायदे का सौदा बनेगा बीजेपी के लिए? अनिला सिंह जी।
देखिए ऐसा मैंने तो कह ही दिया ना, एक अनार 100 बीमार। सारे के सारे जो है मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, उनके लिए करना धरना कुछ नहीं है। ठीक है, किया केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री जी ने है और योगी जी ने है। ये लोग तो केवल वोट डलवा लेते हैं और उनको गरीबी बनाए रखते हैं। इनसे पूछे, बैठे हुए हैं ना ये तीनों के तीनों, इनसे पूछे कितने लोग हैं मुसलमानों में जो पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितनी बेहतरी हुई है इन लोगों के टाइम पर, कितना काम दिलवाया है, कितना लिटरेसी रेट बढ़ाया है। केवल वोट डलवाना जानते हैं, काम किसी ने मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश को बेरोजगार कर दिया है, इसलिए मुसलमानों को समझ में आ रहा है जब वो बहनें हमारी। मैं साधना जी को भी लाना चाहती हूँ डिबेट में। देखिए डिरेल हो जाएगी, कांग्रेस ने डिरेल हो जाएगी। हम इसी पर अभी फोकस रखते हैं। कोई वर्ग ही नहीं, ये जो मुस्लिम वोट बैंक है ना, एम फैक्टर, अनुराग जी प्लीज इसी पर फोकस रखते हैं। साधना जी आपको जोड़ते हुए, इसी पे फोकस है, जनता की बात कर रहा हूं। एसपी बीएसपी मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, इधर सवर्णों का वोट बीजेपी, तो फिर कांग्रेस कहाँ? क्या कांग्रेस ये स्ट्रैटेजी बीच में 2 बिलियन की लड़ाई में जैसे कि कोई और बाजी मार जाता है, क्या ये स्ट्रैटेजी होगी? क्या एमआईएम को ही शामिल करवा लिया जाए? आदरणीय आशा जी, आदरणीय अनिला सिंह जी की बौखलाहट खुद ही नजर आ गई। पूरी मन की बात कर दी मगर काम की और जन की बात तो ये करते ही नहीं है। वही इन्होंने किया, क्योंकि राष्ट्रगान में सबसे पहले जनगण और मन आता है, मगर मोदी जी की कार्यशैली में सबसे पहले मन आता है। इसीलिए अनिला सिंह जी ने भी मन की बात कर दी अपने। चलिए कोई बात नहीं, अनिला सिंह जी मैं बौखलाऊंगी नहीं आपकी तरह। मैं बस कुछ सवाल आपके सामने रख देती हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, हमें पता है चुनाव आते ही आपके लिए धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और चुनाव और कुर्सी के लिए 60 नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। तो आज आप मुझे ये बताइए कि जिस उत्तर प्रदेश में बात करिए आप मेडिकल कॉलेज की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिन पहले घोषणा करके आए थे उत्तर प्रदेश एटा में कि मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से रखेंगे। आज तक तो रखा नहीं, 3 बार गए, मन की बात करके भाषण देकर आ गए। और भी मैं आपको बता देती हूँ, आप ही के हमीरपुर के राठ के विधायक ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री साहिब को, साक्षी महाराज सांसद ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री साहिब को कि राठ में एक छात्रा दीपा लोधी को दबंग गुंडों ने आत्महत्या पर मजबूर कर दिया और आत्महत्या कर ली उसने, और आप उसके लिए कार्रवाई कराइए क्योंकि पुलिस भी उसमें भ्रष्ट तरीके से शामिल है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आप उसके लिए आवाज बिल्कुल अलग दिशा आप इस डिबेट के लिए जा रही हैं। थोड़ा साधना जी प्लीज रुकिए। डीरेल है, एक महिला का मुद्दा डीरेल हो गया। रुकिए ना, मेरा अभी मुद्दा अलग है मैम, उत्तर प्रदेश का रुक जाइए साधना जी। सिंह जी महिलाओं के लिए बहुत बात करती है, इसीलिए सवाल जरूरी था, मैंने कर दिया। ये धर्म ये मुद्दा तो आप लेके आ रही हैं, रुक जाइए। सिंह जी से पूछिए ना, साधना जी रुक जाइए। ये मुसलमान हिंदू क्यों बात करने का प्रयास किया होता है? क्या है, देखिए ऐसा प्रतीत होता है जिनको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मती पहले हर ले, तो यही आज भाजपा का हुआ। साधना जी मैं पूछ रही हूँ आप लोग कहाँ हैं? ये अलग अलग वोट बैंक नजर आ रहे हैं, तीनों पार्टियों की बात कर लें तो अलग अलग वोट बैंक तो नजर आता है, कांग्रेस कहाँ है? आज हम गांधीवादी विचारधारा के साथ जनता के साथ हैं। अगर आपको नजर आएगा, कोरोना काल से लेकर और राम मंदिर चंदा चंपत घोटाले तक हमने आवाज उठाई है, और हम इनके घोटालों की जांच के लिए भी आवाज उठाएंगे, कोरोना में वैक्सीन के लिए भी आवाज उठाएंगे, यूपी में छात्रा दीपा लोधी हो चाहे मध्य प्रदेश टीकमगढ़ की चंदा लोधी, आवाज उठाएंगे। और ये मुद्दे हैं और यही मुद्दे हैं, और इन्हीं पर आधारित चुनाव होना चाहिए, ना कि राम मंदिर और ये हिंदू मुसलमान करने बैठी है। लोनी के नंद किशोर गुर्जर जी विधायक है, वो तो किसानों को फांसी लगाने के लिए पत्र लिख रहे थे राजनाथ सिंह जी को, उन्हीं के क्षेत्र का अभी आप ही ने खबर दिखाई ना। क्या हाल चल रहा है, क्राइम की किस तरह से बढ़ रही है, मुसलमानों को लगातार आप टारगेट कर रहे हैं, और उसके बाद पुलिस भी झूठ बोलती है, जैसे हाथरस कांड में झूठ बोल रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। तो सच्चाई ये है कि आज इनकी स्थिति ये है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल धर्म को धंधा बनाएंगे। ये गॉडसेवादी हैं, ये गांधीवादी विचार। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है साधना जी, अनुराग भदौरिया आपको जोड़ते हुए, आप तीनों एक साइड नजर आ रहे हैं। अनिला सिंह जी, ऐसा लग रहा है कि तीनों की लड़ाई बीजेपी से ही है, तो फिर शिवपाल यादव तो ये कह रहे हैं कि सबको मिलकर साथ लड़ना पड़ेगा अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से अलग रखना है तो सर साथ आ जाइए, बीजेपी को अलग कर दीजिए, क्या दिक्कत है? मेरी बात आप समझी नहीं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, या आप समझना नहीं चाहती हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 के बीच में जो काम किया था उनका काम आज तक बोल रहा है। आज तक मैंने तो चैलेंज किया, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं, मैंने कहा 5 मेडिकल कॉलेज गिनाओ, तो इधर उधर की बातें करने लगी, हिंदू मुस्लिम करने लगी। मैंने कहा यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी बताओ जो आपने 4.5 साल बनाई हो, तो आए बाएं किधर इधर उधर देखने लगी। मैंने उनसे बोला कि आप रोड बताओ जो आपने बनाई हो। मैंने इनसे बोला कि आपने यहाँ पे कौन सा रोजगार दिया वो बताओ, कौन सी इंडस्ट्री लगाई वो बताओ, आपने कोरोना काल में कौन सी व्यवस्थाएं की वो बताओ। तो आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या बोलने लगते हो, अरे वो क्या हुआ था, वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई,
वो अगड़ा, वो पिछड़ा। मैं कह रहा हूँ कि आपने 4.5 साल में क्या विकास किया, जनता के सामने रखिए ना। ठीक है, अनिला जी दे रही है जवाब, रुक जाइए। 5 साल का विकास चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि मेट्रो हमने बनाई, एक्सप्रेसवे हमने बनाई, 1090 हमने बनाया। अनिला जी जवाब दीजिए। जब विकास के मुद्दे पर बात हो रही है तो एक बार इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करूंगी। बोलिए अनिला जी। ऐसा है आशा जी, जो समाजवादी पार्टी से अनुराग जी आप सुन लीजिए। मुंबई से बुलाकर हीरो और हीरोइनों के साथ नाच गाना करने में हमेशा से व्यस्त रही 5 साल। सैफई महोत्सव में हीरोइनों और हीरो और हीरोइनों के साथ नाच गाने में व्यस्त रही। यहाँ 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी आप सवाल उठाए हैं तो जवाब सुनिए। अनुराग जी आप जवाब मांग रहे हैं और सुन नहीं रहे। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। मैं तो मुंह पर बोलती हूँ कि क्या क्या किया है। सफाई में हीरो हीरोइनों के साथ नाचना नहीं होता है योगी जी को, जो आपके मुख्यमंत्री गाना बजाना, सुनना, नाच गाना देखना, इसमें पूरा समय खराब कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी अरे हीरो बॉम्बे से लाके सांसद बना दिया गोरखपुर से, और इससे क्या होगा, घड़ी में लाके बैठा दिया। हमने तो घड़ी में लाके बैठा दिया गोरखपुर से। सुन लिया कान खोलकर। अच्छा तो मेडिकल कॉलेज का नाम हो जाएगा मैडम चुनाव से पहले। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर सब एक साथ बोलेंगे कैसे समझ आएगा? साधना जी, अरे 70 वर्ष में अनुराग जी आप लगातार बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, जवाब सुनने दीजिए। मुझे आप तीनों की आवाज नीचे करनी पड़ेगी, मुझे तीनों की आवाज नीचे करनी पड़ेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे आप तीनों की आवाज नीचे करनी पड़ेगी, प्लीज एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मैं आप लोगों के पास आती हूं, लेकिन उससे पहले सतीश प्रकाश जी ये समझाइए सर, क्या स्ट्रेटजी है? 5 विधायक आपके चुने जाते हैं, 3 को निकाल दिया जाता है। एक अलग संदेश चुनाव के पहले अगर 3 विधायकों को आप पार्टी से निष्कासित करते हैं, अल्पसंख्यक जिन्होंने आपको सीटें निकाल के दी थी, ये तो सीधा सीधा संदेश जाता है एसपी के पक्ष में माहौल बनेगा, क्योंकि वो उसी के समर्थन में आ गए हैं, उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और एआईएमआईएम से दूरी भी, पुरजोर विरोध, डंके की चोट पर विरोध, ये स्ट्रैटेजी क्या है खुद को दूर रखने का? देखिए आशा जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बीजेपी ही चाहती है कि पूरे इलेक्शन का पोलराइजेशन हो, बहुकोणीय इलेक्शन ना हो, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहेगी और तमाम दल, मैं बाकी किसी की बात नहीं कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अगर बीजेपी से बचाना है तो उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुकोणीय आधार पर हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई सगा नहीं और बीजेपी ने जिसको ठगा नहीं। अगर आप किसानों की बात की, आपने किसानों का वोट आपने लिया, लेकिन आज किसान सड़क के ऊपर है, और यही बहुजन समाज पार्टी थी। देखिए, किसान का काम करना या किसान के हित की बात करना किसी जाति, धर्म या किसी व्यवस्था को बढ़ाना नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई 2007 में, हमने वादा नहीं किया, हमने गन्ने का रेट 125 रुपए क्विंटल से लेकर के 2012 में जब हमारी सरकार चली गई, एक चीज आपने कही सतीश जी, जरा ये समझाइए कि बहुकोणीय चुनाव होगा तो बीजेपी को नुकसान और बाकियों को फायदा कैसे होगा? ये 143 सीटों पर 403 में अल्पसंख्यकों की मजबूती है, और यहां अगर वोट छिटकेगा तो किसका फायदा? अरे भाई आशा जी, आपने बीजेपी ने कहा कि पिछड़ों का चेहरा आगे किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद चुनावी सभाओं में ये कहा कि मेरी जाति पिछड़ा है, और आपने पिछड़ों के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता का वोट लिया। जब मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया, आपने पिछड़े को पीछे कर दिया और बाकी जिसको आगे करना योगी जी को आगे कर दिया। आज ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं कि आपने पिछड़ों के हित की जो बात की थी, आपने वो काम किया था। संजय निषाद जी क्या कह रहे हैं, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। देखिए आशा जी, मुद्दा ये नहीं है, अब ये मान लेना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये जनभावनाओं को भड़का करके ये काम नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है और राजनीतिक रूप से बड़ी जागरूक है। उसको ये लगता है कि जो महामारी काल में, और देखिए एक काम और बताऊं कि उत्तर प्रदेश का 2022 मतलब ये हुआ, ठीक है मैं समझ गई, मतलब ये हुआ साधना जी, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे खुद बीजेपी ने देखे। सुनिए
है ना? मुद्दे खुद बीजेपी ने दे दिए, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे महामारी क्योंकि आ गई तो ये मुद्दा बन गया। 2024 में क्या करेगा? ठीक है, योगी जी मोदी जी को साधना जी कर रहे हैं। ठीक है, योगी जी अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर मतलब 5 सालों में कुछ नहीं किया गया, बैठे बैठाए जो थाली में परोस कर मिला उसके आधार पर चुनाव लड़ेगा विपक्ष। साधना जी ठीक है, सतीश जी ठीक है, परोस कर क्या मिला? आज की स्थिति ऐसी है कि ना तो आज किसान सुकून से चैन से जी रहा है, और मैंने तो अभी बता दिया ना, क्यों नहीं अनिला जी तो बड़ा मुखर होकर बोलने की बात करती है ना महिलाओं पर, तो क्यों नहीं उन्होंने मेरा सवाल का जवाब दिया, जबकि उत्तर प्रदेश की घटना है। लगातार 150 विधायक विधानसभा में जिस मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हो, जिस उत्तर प्रदेश में शिक्षक इतने ज्यादा मौत के घाट उतर गए हो कोरोना के चलते, उसके बाद आप ये कह रही है पंचायत चुनाव में तो सुपड़ा साफ हो गया, गोरखपुर, अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर हर जगह तक, और इनके प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक रहे उन्होंने खुद इनके खिलाफ प्रेस वार्ता की। चुन्नूलाल मिश्रा ने उनकी बेटी का शव तक की शक्ल देखने के लिए 25,000 रुपए मांग लिए, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली तो उस उत्तर प्रदेश में मुद्दे ढूंढने की जरूरत कहाँ है? इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। और जब आप जुमलेबाजी करेंगे, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, बनारस क्यूटो बनेगा, अच्छे दिन आएंगे, रामराज जाएंगे, यही रामराज है क्या? यही अच्छे दिन है क्या? जब पेट्रोल डीजल 100 के पार चल रहा है तो मोदी राज में बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। और देखिए, मर्यादाएं सभी मिटा दी पुरुषोत्तम भगवान की, मर्यादाएं सभी मिटा दी महिलाओं के सम्मान की। आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगी ईंट मकान की, और मजदूरों की नहीं है चिंता, चिंता नहीं किसान की, क्या सबसे टफ? ठीक है, चकल्लस की है। मुद्दे सामने, क्या सबसे टफ चुनाव होने जा रहा है बीजेपी के लिए ये अनिला सिंह जी? क्योंकि महंगाई एक अलग मुद्दा, महामारी की वजह से जो नुकसान हुआ एक अलग मुद्दा, किसानों की समस्या और उसका नुकसान भी आप देख चुके हैं जिस प्रकार का देखने को मिला पंचायत चुनाव में। जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ के उत्तर प्रदेश के विषय में बोल रही हैं, हमारे नेताओं के विषय में बोल रही हैं, महिलाओं के विषय में बोल रही हैं। आप बिना गला फाड़े जवाब दीजिए। अपनी बारी के समय नहीं, चुप तो मैं हूं, पूछिए कि प्रियंका वाड्रा कहाँ है, शिमला की वादियों से लौट आए कि नहीं ये लौट बता आए? दीजिए कि उत्तर प्रदेश मोदी के नाम का मेडिकल कॉलेज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बता दीजिए आप। नहीं तो ये तो साधना जी देखिए, आपने सवाल पूछ लिया, महाराज जी के पत्र का जवाब मानते हुए योगी आदित्यनाथ। साधना जी एक सेकंड, हर कोई आपकी तरह डिबेट नहीं करता, आपने प्रश्न पूछ लिया, प्लीज जवाब देने दीजिए। अच्छा नहीं लगता जवाब देना, ये मेरे पे गला क्यों फाड़ने का? या तो आप मैं तो साइलेंट करिए, मैं तो विपक्ष में, हाँ तो आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब देने दीजिए। महिला है आप। अच्छा ठीक है साधना जी, हाँ ठीक है, शब्दों की मर्यादा रखिए। अनिला सिंह जी जवाब शब्द जरा संभाल के, जबान को जरा संभाल के, ऐसा अच्छा नहीं लगता। नहीं, जबान तो मुझे अच्छी तरीके से संभालनी आती है, और तभी तो जबान संभाल के नहीं बोलती है ना, महिलाओं के बारे में गलत गलत बोलती है। जरा मन की बात मत कीजिए ना, झांकर हम बाबा का झूठ साधना भारती अपनी लिमिट पे रहकर बात करो, जाकर बात करो। प्रियंका वाड्रा ये देखिए बिना तथ्यों के आधार पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, आपके पास कितने मुझे आश्चर्य हो रहा है। मेडिकल कॉलेज ये बहुत, ये आप लोग बहुत खराब एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या होता है ये बताइए। ये तरीका सही नहीं है साधना जी। अनिला जी, साधना जी आप बोलने नहीं देंगे तो मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी, ये तरीका सही नहीं है। मैं उनको बोल रही हूँ, शब्दों की मर्यादा रखिए, मैंने उनको बोला। कौन लिमिट तय करने वाली? ये तिरंगा ये कैट फाइट वाली जगह नहीं है, ये कैट फाइट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, कैट फाइट नहीं होनी चाहिए। साधना जी ठीक है, करने के लिए आई थी यहाँ, साधना जी ठीक है, टाटे मत कीजिए अनिला जी, जवाब दीजिए, टाटे मत कीजिए। चलिए देखिए, ऐसा है कि जिस कांग्रेस पार्टी का ना तो यहाँ कोई नेता है उत्तर प्रदेश में, ना कुछ है, ना जनाधार है, कुछ भी नहीं है। हम प्रियंका वाड्रा जो है वो शिमला की वादियों में घूम रही हैं, मौका लगता है टूल किट के आधार पे हाथरस के लिए आवाज उठाने लगती है, वो टूल किट का एक्सपोजर हो गया। टूल किट के आधार पे ये लोग सारे काम करते हैं, अभी आपने देखा था पीछे भी इनका टूल किट सामने आया था। तो सीधी सी बात है, जो राष्ट्रविरोधी राजनीतिक दल है। अच्छा, आप ही लोगों की लड़ाई में वक्त जाया हो गया, मैं माफी चाहूंगी, हमारे पास इतना ही वक्त है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।